press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ जो 3 खास मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपका उनसे परिचय करा दूं, उनके बारे में बता दूं। हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं चर्चा में निवेदिता खांडेकर। निवेदिता एनवायरमेंटल मामलों की जर्नलिस्ट हैं, उनकी उस पर काम करती रही हैं, पर्यावरण से जुड़े संबंधित मामलों में। निवेदिता, न्यूज लॉन्ड्री पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हैं। मेघनाद, आपका स्वागत है। नमस्ते। 2 मराठी लोग हैं इस बार पॉडकास्ट पे, अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हमारे साथ शार्दुल भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं जो इस हफ्ते के जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं, जो हमारे श्रोता हैं। एक तो आज ही एक घटना हुई है बड़ी दुखद, जो कि आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में, और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक जहरीली गैस रिसने की वजह से 10 लोगों की करीब अभी तक मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं। तो ये घटना अभी लगातार ये स्टोरी डेवलप हो रही है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा पिछले हफ्ते एक बड़ा विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एसोसिएटेड प्रेस के 3 पत्रकारों को, फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर प्राइज़ मिला, पुलित्जर अवार्ड मिला। पत्रकारिता की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मानजनक पुरस्कार माना जाता है और उसको लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई। तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि बातचीत करें और इसके जो पहलू हैं अलग अलग उन पर बात करें। इसके अलावा इस हफ्ते एक बड़ा विवाद का विषय रहा, जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूर हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल, बंगाल, उड़ीसा, इन सब इलाकों से जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं। उनको वापस उनके घरों में लाने के लिए, उनके गांव, उनके राज्यों में वापस भेजने के लिए जो ट्रेनें चलाने का निर्णय हुआ, उस पर काफ़ी विवाद हुआ। उनके टिकट को लेकर, उनसे किराए की वसूली को लेकर काफ़ी सारी बातें कही सुनी गई। तो हम इसके भी कुछ पहलुओं जो हैं अलग अलग उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में इसका एक और पहलू सामने आया। कर्नाटक की सरकार ने पहले वहाँ का की जो रियल एस्टेट या निर्माण उद्योग से जुड़े जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने चिंता जताई कि अगर ये सारे के सारे लेबर यहाँ से अपने घरों को चले जाएंगे तो उनका काम ठप पड़ जाएगा। और इस मीटिंग के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, उन्होंने ये जो ट्रेनें चलाने का निर्णय हुआ था, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इनका नाम था श्रमिक विशेष ट्रेन, तो इन ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया और नहीं चलाने का निर्णय लिया। ये अपने आप में एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा। अब सुनने में आ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले, जब ये आज चर्चा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 बजे आज 7 मई को, तब इस फैसले को कर्नाटक की सरकार ने वापस लिया है और फिर से उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनें वो चलाएंगे। इसके अलावा टिकट का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद का मुद्दा बना कि राज्य की जो सरकारें हैं, कांग्रेस सरकारें और बीजेपी सरकारें, किसने मजदूरों से कितना पैसा लिया, क्यों लिया, इस सब के कई सारे पहलू हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा हुआ इस हफ्ते, शराब की दुकानें, जो तीसरे चरण का जो लॉकडाउन है उसमें जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत जो दुकानें या जो सेवाएँ मिल सकती थी, खुल सकती थी, उसके तहत शराब की दुकानें भी खोली गई हैं कई राज्यों में। और उस पर एक विवाद हुआ क्योंकि वहाँ पर लगातार बड़ी लंबी लाइनें शराब की दुकानों के सामने लगी, जिससे ये खतरा भी पैदा हुआ कि जो कोरोना से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है वो सब कुछ किया धरा सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है अगर इतने क्लोज और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग नज़रअंदाज करेंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे में अब इस फैसले को बंद कर दिया और बॉम्बे में शराब की दुकानों को पर पाबंदी फिर से लागू कर दी गई है। ये कुछ विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले हम विशाखापत्तनम की जो घटना है वैजाग की, उसके ऊपर ही बात करते हैं और निवेदिता से हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं इस तरह की, एक सबसे बड़ी हमारी स्मृति में जो आता है वो है भोपाल की गैस त्रासदी, जो कि 1984 की थी। और
आज अचानक से सुबह हमारे सामने एक उसी तरह की मिलती जुलती घटना सामने आई है और उसके पीछे की वजहें अभी पड़ताल के बाद और विशेष ज़्यादा डिटेल जो विस्तृत जानकारियां हैं बाद में आएंगी। अगर आप हमें उस बारे में कुछ बता सकें निवेदिता, और ये जो समस्या है या ये जो स्थिति आई है इसको हम अभी कैसे देखें इसमें, क्योंकि अभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की स्थिति में शायद हम लोग नहीं होंगे। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आपने सही कही, क्योंकि इसके लिए काफी टेक्निकल मगजमारी करते हैं, सरकार की तरफ से कोशिश होती है जी। उसमें जो प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व है वो लोग उससे बचने की भी कोशिश करते हैं। इसमें एक बड़ी चीज जो यहाँ मैं कहना चाहूंगी या शेयर करना चाहूंगी, एक हम लोग अक्सर लिखते रहते हैं, एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट बनती है। किसी भी कोई बड़ी कंपनी को परमिशन जब लेनी होती है पर्यावरण मंत्रालय से, तो उनको बनाना होता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा फर्जी तरीके से सबमिट करते हैं, और जिस तरह से भारत भर में कई जगह होता है, करप्शन के भी केसेस होते हैं, और चाहे जिस भी तरह से वो परमिशन लेके अपना प्लांट सेटअप करना है। अब ये जो आज की कंपनी इन्वॉल्व है, एलजी पॉलीमर्स नाम है, पता नहीं कितनी बड़ी है या छोटी है, क्योंकि जितने में रिपोर्ट में सुबह से देख रही थी जी। उसके साइज की कहीं मुझे वो दिखी नहीं है, चर्चा दिखी नहीं है। पर हालांकि कंपनी काफी पुरानी है, 60s में बनी थी हिंदुस्तान। हालांकि ये कंपनी है काफी पुरानी, 60s में बनी थी और हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, तो मतलब इसका एक लेगेसी है, ठीक ठाक लीगेसी है। पर ऐसा है कि 60s की जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी बदलाव हुआ है, तो टाइम टू टाइम उन लोगों ने अपग्रेडेशन भी किया होगा जी। उस हिसाब से 1960s में हमारे यहाँ तो पर्यावरण मंत्रालय भी नहीं था। हाँ। भोपाल गैस त्रासदी के बाद फिर इनको लगा है कि इस तरह से कुछ होना चाहिए, तब हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय बना है। 90s अर्ली 90s में फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात आने लगी, और फिर उसकी प्रोसेस बहुत फ्लॉड रही है, कैसे भी रही है, हम लगातार लिखते रहते हैं। और उसका करंट रेलेवेंस भी ये है कि फिलहाल भारत सरकार ने एक लेटेस्ट ड्राफ्ट फिर से रिलीज किया रखा है पर्यावरण मंत्रालय ने। हाँ। जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट करने की उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स है जिनको कई तरह की छूट दे रखी है, कई तरह के जो उनके सबमिशंस होने हैं उस पे छूट दे रखी है। तो जो पर्यावरणविद है वो लगातार उसको क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं। उसका रेलेवेंस आज और भी ज्यादा उभर के सामने आता है कि इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का एडवर्स कोई उस पे परिणाम ना हो उस फैक्ट्री का, और स्पेशली जैसे ये केमिकल फैक्ट्री थी और इस तरह का जो एक गैस है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस है, जिससे तुरंत कितने लोगों की जान गई है। तो ये घटनाएं ना हो, इसके लिए मिटिगेशन एफर्ट्स भी, और ना जब हो ही जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सारी चीजें उस EIA में लिखी होती है। हाँ। इस तरह का स्ट्रॉन्ग जितना हो हमारे यहाँ नियम ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। यस। अच्छा, मैं ये भी एक चीज़ है कि जो भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी, मेघनाद और शार्दुल आप लोग भी अपनी राय थोड़ा सा बताएं। भोपाल की गैस त्रासदी में हमने एक चीज़ देखा था कि इस समय बहुत सारा जो वॉचडअप किया जाता है उस पर घटनाओं की जांच पड़ताल में लापरवाही, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने की बात हो, इस तरह की बहुत सारी गलतियां हमने वहां पर देखी थी। तो एक स्वाभाविक सा डर रहता है कि जब इस तरह की चीज़ होती है तो एक तो घटना होती है, उस पर से जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके ऊपर सालों साल तक कुछ होता नहीं। दूसरा जो विशाखापत्तनम में हुआ उसका दूसरा पहलू है जिसकी मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है, और उस पर मैं टिप्पणी जानना चाहता था कि कोविड की सिचुएशन है, लोगों को दूर दूर रहना है, अपने घरों में रहना है, ऐसे में इस तरह की कोई त्रासदी मिल के एक बड़े भयंकर सिचुएशन का निर्माण करती है, जिसमें कि जिसको कहते हैं ना, एक कोढ़ में खाज हो जाना, कि एक साथ इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं। तो उसको देखते हुए इस समय जो सरकार की स्थिति है बड़ी सांप छछूंदर वाली हो जाती है कि क्या करें और क्या ना करें। सर, एक यहाँ पे निवेदिता जी ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, जो शुरुआत जो इन्होंने की है कि उद्योगपतियों का जो प्रॉफिट है
वो जो पूरा करना है उसके लिए गवर्नमेंट्स बहुत कोशिश करती है और हमेशा से ही होता रहा है। और एक्चुअली इसका एक और एग्जाम्पल और बहुत ज्यादा कनेक्टेड एग्जाम्पल है कि जैसे आप निवेदिता जी ने बोला जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद शुरू हुआ था और उन्होंने सेफ्टी लॉज एक्सेट्रा लाना शुरू किए थे वर्कर्स के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल की ही न्यूज है कि शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में एक अमेंडमेंट लाया है इंडस्ट्री एक्ट को कि उसमें उन्होंने दिया है कि अगले 1000 दिन में जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में उनको सेफ्टी लॉज बिल्कुल नहीं अप्लाई होंगे और फिर उनको एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे, उनको टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे और उनको वेलफेयर मतलब लेबरर्स को पैसे भी कम देने पड़ेंगे, मतलब जो वेलफेयर बोर्ड में जो पैसे डालने पड़ते हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हो तेलंगाना में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया जो कि एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट है जो हमें याद दिलाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो इंसिडेंट हुए तो वो अभी भी हो सकते हैं और वो अभी भी वही लूप होल्स अभी भी पॉसिबल है। मतलब आप उस तरह की चीजों को छूट नहीं दे सकते, मतलब कम से कम रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपका इतना स्ट्रांग रहे कि जो जिम्मेदार लोग हैं। नॉर्म्स की बात है, राइट? लाइक आई मीन लाइक प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स। अगर आपको कोई भी ऐसे एलजी की जैसे पॉलीमर फैक्ट्री है उसमें पॉलीमर फैक्ट्री इन द सेंस कि बहुत सारे केमिकल्स और डेंजरस मटेरियल यूज हो रहा है उसमें, या इस तरह के जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो कि जहरीले या इस तरह के जानलेवा केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं जी। और इसका एक और कनेक्शन आप देखेंगे तो वो कर्नाटका तक जाता है। कर्नाटका में क्या हो रहा है, कर्नाटका में वो जो लेबरर्स की जो ट्रेन कैंसिल कर दी है वो भी तो बिल्डर्स से मिलने के बाद वो चीफ मिनिस्टर ने कैंसिल करवा दी थी। तो ये जो पूरा दबाव जो आ रहा है, जो हमारे बिजनेसमैन और जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम्स है वो जो दबाव आ रहा है और जो एक हमको तनाव दिखाई पड़ रहा है जैसे कोविड को लेके एक्सेट्रा, जो लेबरर्स जो लेबर क्लास है और जो उनके ओनर्स है, जो बिजनेस के ओनर्स है, उनमें जो तनाव दिखाई पड़ रहा है वो और गहरा होता जा रहा है। जो इनइक्वालिटी है वो भी गहरी होती हुई दिख रही है। इसका एक और पहलू है, तनाव तो जो मतलब लेबर क्लास और ओनर क्लास के बीच का ही है। ये मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो ये सच्चाई है इस समय की, उससे तो हमें क्या मुंह मोड़ना। लेकिन एक जो दिक्कत है वो ये है कि जो भी इस तरह का जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है या बिजनेस क्लास है उसका जो उसके साथ जो पॉलिटिकल क्लास जो इनके ऊपर अंकुश रख सकता था उसके साथ जो मिली भगत हो गई है वो बड़ी चिंता की स्थिति उसने पैदा किया। क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड ही है, राइट? आई मीन लाइक वही नहीं, एक चीज था, ये एक्सपेक्टेड नहीं है मेघनाथ। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे की पॉलिटिक्स में जाएं, ज्यादा नहीं, आज से 30 साल पहले की पॉलिटिक्स में जाएं, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी मजदूर से ये कह के या किसी भी मजदूर उससे कहने के या मजदूरों के समूह से या किसानों से ये कह के नहीं जा सकता था, बच सकता था, या उसके फेवर में उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी पास नहीं करवा सकता था। क्योंकि तब पार्लियामेंट में से लेकर और वर्कर्स यूनियंस और इन सब में इतने ज़्यादा स्ट्रांग मजदूरों के नेता, किसानों के नेता मौजूद थे कि उनके सामने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की हिम्मत नहीं थी। आज की तारीख में भोपाल गैस स्ट्रेटजी चीज कहना चाहूंगी। हाँ कहूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, दो चीज ये, एक चीज ये है कि आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि उस वक्त मजदूर के जो नेता होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे लगातार जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी पावर्स कर्टेल की जा रही है। लेबर लॉज इस तरह से मॉडिफाई किए जा रहे हैं कि वो फैक्ट्री एक्ट हो या जिस भी क्षेत्र में लागू हो सकता है, लेबर लॉज इस तरह से हैं कि जो लेबर के फेवर में नहीं है वो इंडस्ट्री के फेवर में। हाँ। और दूसरा जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो मैंने मुद्दा कहा था उसमें दो पहलू हैं। एक तो उस तरह के स्ट्रॉन्ग नियम बनने चाहिए, EIA स्ट्रॉन्ग हो जो भी हो, लेकिन साथ साथ जब नियम बन गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी। एक किस्सा मैं अक्सर बताती हूँ, यहाँ भी बताना चाहूंगी। हाँ। कि 2014 में जब ये सरकार बनी थी उसके बाद 15 में 1 साल का जब कंप्लीशन का कोई एक मराठी चैनल ने प्रोग्राम रखा था, तो ये जो पर्यावरण मंत्री है जावड़ेकर उस वक्त फर्स्ट टर्म में भी थे पहली बार, उन्होंने वो किस्सा बताया कि हमने फलाने लॉज बहुत स्ट्रांग कर दिए हैं, अपना थोड़ा भोपू बजा रहे थे साहब,
और उन्होंने खुद से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर से एक किस्सा बताया कि कह रहे XYZ इंडस्ट्रियलिस्ट आए और कहा कि आप चाहे जो कंडीशन लगा दो पर परमिशन दिला दो हमको। तो इन्होंने उनको पूछा कि आप चाहे जो कंडीशन कह रहे एक तरफ, फिर परमिशन दे के क्या फायदा? कह रहे नहीं नहीं, आप लगा दो, जो चाहे लगा दो, मेरा फायदा यह है कि आप लोगों के पास लोग ही नहीं है उस पर चेक रखने के लिए। पर्यावरण मंत्री खुद प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। शर्मनाक बात है। और वो स्थिति आज भी वैसी ही है कि इनके पास इम्प्लीमेंटेशन का विल भी नहीं है और विल होने से भी लोग भी नहीं है कि जो सीरियस इम्प्लीमेंट उसका चेक रखे, प्यूनिटिव मेजर्स लिए जा सके। यहाँ पर ये सर एक बात यहाँ पे लाना चाहूंगा कि सर आपने जो बोला कि जो पहले जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेबर लीडर्स हुआ करते थे, मैं मानता हूँ हुआ करते थे, पर हमको ये झलक तो हमेशा से ही दिखती रही है। जैसे कि अगेन भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त जो पॉलिटिकली जो उनको बचाने की भी कोशिश की गई थी वो तो सबके सामने है ही। और फिर आगे जाके जो भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री के इंटरेस्ट पे कोई अगर दबाव पड़ता है तो वो पड़ता जो है वो लेबर यूनियन से ही पड़ता है, और उसको सॉल्व करने का काम जब पॉलिटिशियंस के पास आता है तो वो हमेशा उद्योगपतियों के ही सॉर्ट ऑफ फेवर में फेवर की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी हम आई थिंक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस अभी अगर आप देखेंगे कि नासिक से मुंबई में जो इतना बड़ा प्रोसेशन गया था फार्मर्स का बेयरफुट, उसको कितना कवरेज मिला और उसमें लीडर कौन था? कोई नहीं था, राइट? एंड वहां पे उनके मुद्दे भी वैसे ही रह गए, उनके जो डिमांड्स थे उनको भी कोई सुना ही नहीं दिया, पर फिर भी जो पावर में आना था वो पावर में भी आ गए। ठीक है, एक बार मैं शार्दुल से को यहाँ पे चर्चा में लाना चाहता हूँ। शार्दुल, आपकी इस पर क्या राय है? उसके बाद फिर एक दो चीजें हैं जो मैं कहूँगा और फिर हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। शार्दुल जी, देखिए, वाइजैक गैस प्लांट पे आंध्र प्रदेश सरकार ने इंक्वायरी डाल दी है। LG क्लेम कर रहा है कि लीक अब अंडर कंट्रोल है और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, तो उसको उतना ज्यादा एनालाइज किया नहीं जा सकता। पर 2-3 छोटी बातें कि जितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करी गई है, जो मर गए हैं उनके लिए 1 करोड़ पर पर्सन की घोषणा हुई है और अब तक 11 लोगों के मरने की खबर है। अच्छा। और जो गैस लीक हुई है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, जिससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है जब तक आपको ओवर एक्सपोजर नहीं होता। अब जो निवेदिता जी ने बात की पर्यावरण मिनिस्ट्री और मजदूरों के लिए, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वो थोड़ा सा समय दीजिएगा। 12 मार्च को इस साल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया, जो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो और डाइल्यूट करता है इन चीजों को। फॉर इंस्टेंस, जो ये कंपनियों को रिपोर्ट करके परमिशन लेनी होती थी लोकल लोगों से और मिनिस्ट्री से, उसको भी, और वो होने वाला था 60 दिन का, उसका लॉकडाउन के बीच में 60 दिन का टाइम दिया गया था कि जिसको भी अपना ऑब्जेक्शन लाना है वो ले आए, फिर ये लॉ बन जाएगा। तो लोगों ने बहुत मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने काफी विनती की कि आप इसको बढ़ाएं, तब जाके आज अभी दोपहर में, सुबह जारी हुआ होगा, दोपहर में खबर आई है कि वो शायद अगस्त तक बढ़ जाएगा सबकी रिक्वेस्ट के बाद। नहीं, 30 जून तक का किया है, अभी आई है खबर वो। अच्छा, अभी और अपडेट हो गया होगा, मेरे पास सुबह 11 बजे की पब्लिश्ड है, तो ये 30 जून तक बढ़ा दिया है। और इसमें ये क्या कर रहे थे, जैसे कि पहले था कि आप जो बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख के आप रिपोर्ट निकालते हैं EIA की, तो अब ये कह रहे थे मानसून तो जरूरी है, उसके अलावा आप साल में किसी एक सीजन का बस डेटा दे दीजिए। तो देखिए कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां ये करेंगी कि अधिकतर जानवर माइग्रेट करते हैं इधर से उधर, या सीजनल बायोडाइवर्सिटी डिफर करती है, फ्लोरा की भी और फौना की भी। तो आपने किसी एक जो खाली रहता है सीजन उसका दे दिया और उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई। दूसरा एक मेन पॉइंट कि आप पेड़ ना काटें, इसके अलावा आप लैंड की लेवलिंग बिना, मतलब आपने पर्ची दाखिल करी बिना किसी परमिशन के, आप लैंड को लेवल कर सकते हैं। जबकि इसी साल 1 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब काम शुरू होने के बाद परमिशन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यावरण के विषय में तो नुकसान हो चुका होता है जब तक परमिशन आती है। और जो पुरानी थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसका 50% ये नोटिफिकेशन कह रहा था कि आप कर लीजिए, वो देखी जाएगी।
ये सारी बात तो है ही पर्यावरण की। इसके अलावा जो मजदूर वाली बात कही, तो ट्रेन के टिकटों का जो झगड़ा है, देखिए BS येदियुरप्पा के घमंड की तो आप बुरा मत मानिएगा, पर आज मैं शुभ हूँ। पहले दुर्भाग्य लगता था, पर ये लोग समझते नहीं है, अपने घरों में बड़े बड़े बैठे हुए। अब मुझे लगता है सौभाग्य, इन्हें ये नहीं पता कि जब प्यास लगती है, जब आपके मुंह में सलाइवा बनना बंद हो जाता है, तो व्यक्ति कैसा महसूस करता है। ये ऊपर बैठ के चला रहे हैं कि हमें अपने बिल्डर्स के साथ बैठ के इन्होंने जो पारित किया था, जो अभी वापस हुआ, कि आप कैसे जा सकते हैं वापस। अभी तो इनका झगड़ा ही नहीं खत्म हुआ। जो ये कह रहे थे 85% केंद्र सरकार दे रही है, वो 85% कैसा है? रेलवे के अपने फिगर कहते हैं कि रेलवे 43% की 43% की सब्सिडी देती है, और जो नॉर्मल कंडीशन में किराया आता है उससे 57% रिकवर होता है। अब क्योंकि उसी ट्रेन में लोग कम चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो वो सब्सिडी बढ़ के 85% हो गई है। कोई सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही भारतीय रेल। बात, इस पर हम करेंगे अभी। इस पर बाजी हो रही थी राज्यों और केंद्र के बीच, वो 15% की थी। और ये बाहर तो कह रहे हैं कि स्टेट देंगे। 2 मई का रेलवे का इंटरनल मेमो कहता है 11वें पॉइंट के C खंड में, किसी को जानना हो तो वो देख सकता है कि लोकल राज्य सरकार की अथॉरिटी वो टिकट उन्हें देगी जो यात्री अप्रूव हुए हैं, और फिर वो किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगी। जबकि ये बाहर कह रहे हैं मजदूरों से पैसा नहीं लिया जा रहा। तो अहंकार की और मतलब हाई हैंडेडनेस की सीमा होती है। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।